नमस्कार। काफ़ी देर हो गई आज। दरअसल लाइव आना चाहते थे बट लाइव नहीं आ सके, टेक्निकलिटीज़ हैं कुछ, वो कल किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बाद लाइव आएंगे। तो मिला करके चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सेशन है इतिहास से प्रारंभ हम कर रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें, पूरा शेड्यूल डिस्कस कर दें आपसे ताकि आपको दिक्कत न हो समझने में। डेली रात 8 बजे, रात 8 PM पे ये मेरी क्लास रहेगी। शेड्यूल आप लोगों को डेली ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार ग्रुप डेली देख लिया करिए। मतलब कल जो क्लास रहेगी आज बता दिया जाएगा कि कल का टॉपिक क्या रहेगा। तो पूरा शेड्यूल डिस्कस कर देंगे आपसे। आपको ये बता दें कि जो हमारी क्लास का पैटर्न रहेगा, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ये दोनों आपके साथ साथ चलेंगे। इसके लिए हमने एक स्थिर ग्रुप आपके लिए बनाया है, जो क्रैश कोर्स जिसमें लिखा हुआ है। उस क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में हर सेगमेंट के बहुत शॉर्ट टर्म में बनाए गए वीडियोस हैं। जैसे हिस्ट्री है आपका 1.5 घंटे में, 2 घंटे में है। इसी तरीके से आपका साइंस है 2 घंटे में कंप्लीट पूरा। जितने फैक्ट हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी, वो सारे उसमें हैं। आप उनको अगर तैयार करते चल रहे हैं तो आपको, अगर वो मेमोराइज़ कर लेते हैं तो उसी ग्रुप से आपका सध जाएगा। जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, PCS हो, RO हो, उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो क्रैश कोर्स वाला ग्रुप है उसको फैक्ट के लिए डेली देखते रहिए। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए डेली क्लास जो हमारी आएगी, जो आज से शुरू हो रही है, कॉन्सेप्ट के लिए अपने बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए अगर शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो अपने बेसिक जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए भी। और जो फैक्ट आप पढ़ोगे दूसरे वाले सेशन में, जो दूसरा ग्रुप है, उसमें टाइम टेबल हमने दिया हुआ है। आपको बताना भूल गया, टाइम टेबल दिया हुआ है। हर महीने किस तरीके से आपको पढ़ना है, उस ग्रुप को तैयार करना है, उन सारी चीज़ों को, तो उसको मैंने दिया हुआ है। उसको फॉलो करिए। अन्यथा अगर आपके पास समय जिस अनुसार हो, ज़्यादा समय हो तो ज़्यादा पढ़िए, कम समय हो तो जिस हिसाब से टाइम टेबल दिया है उसी अनुसार से आप काम करिए। बाकी जो दूसरा, जो हम आपको डेली रात 8 बजे वीडियोस देंगे, इनको आप डेली तैयार करते चलिए। एक नोट अपने पास रखिए, नोटबुक रखिए, उसमें नोट करते जाइए चीज़ों को, जो भी हम आपको बताएं। तो इस तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। मेरा ये मानना है कि आपकी परीक्षा के पहले, जब भी आपकी परीक्षा ऑर्गेनाइज होगी प्रीलिम्स की, तो आपका ये फैक्चुअल पोर्शन कई बार रिवाइज हो जाएगा। साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग भी होती जाएगी। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग जो सेशंस होंगे उसमें आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे, वो भी क्लियर होते चलेंगे। ग्रुप में अन्य गतिविधियां, जैसे कि जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित प्रश्न जो आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, सभी प्रश्नों को हल करवा दिया जाएगा। तो कंप्लीट, इससे ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ना नहीं रहेगा। तो कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे आपका बिल्डअप होता जाएगा। कुल मिला के आप लोग क्या करिएगा कि रेगुलर रहिएगा। हिंदी की क्लासेस भी हम आपको बता देंगे कब आएगी। आप ग्रुप का अवलोकन डेली करते रहिए, बस ये मेरा कहना है। डेली ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे, जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको मिलेंगी। PDF और जो टेस्ट होंगे, PYQs होंगे, वो केवल ग्रुप वालों को मिलेंगे, जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं। वीडियोस हमारी, हम बार बार कहते हैं कि फ्री रहती हैं। क्रैश कोर्स वाली वीडियो ही केवल हम, जो क्रैश कोर्स की वीडियोस हैं, जो सेगमेंट वाइज हमने दे रखा है, केवल वो पेड हैं। बाकी डेली जो हमारी डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, या फिर लाइव क्लासेस होंगी, या फिर डेली 8 PM वाली ये क्लास होगी, इसके वीडियोस डेली आएंगे। कंप्लीट वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे इतिहास से। इतिहास में आपका जो सिलेबस है वो भारतीय इतिहास ही है। विश्व इतिहास नहीं पढ़ा जाता है आपको प्रीलिम्स में, वो मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास आप पढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में आपको पढ़ना है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक बहुत कम आपको पढ़ना है। आद्य ऐतिहासिक बहुत महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता छोटा सा है। और उसके बाद ऐतिहासिक काल, वो ज़्यादा बड़ा है।
ठीक है, तो तीनों में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में। आज हम इतिहास और भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक भूमिका, एक परिचय वाली ये क्लास है आपको, और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, उनको भी हम आपको बता देंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हैं आज की क्लास में। तो आइए तेज़ी से देख लेते हैं। आपके मन में कभी आता होगा इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इससे किसी बीमार का इलाज तो नहीं होता, कोई गरीब की मदद नहीं हो पाती है, किसी को रोज़गार तो नहीं मिल जाता इतिहास पढ़ के। हालांकि ये बात अलग है कि इतिहास पढ़ के आप प्रोफेसर हो सकते हो, इतिहास पढ़ के, लेकिन इसका यूज़ क्या है। कोई अपना दुख सुनाए, आप इतिहास बताओ उसको, तो उसका दुख नहीं दूर होगा ना। इतिहास पढ़े बिना भी जीवन चल सकता है, ये कहा जा सकता है। इतिहास की ज़रूरत क्या है, इतिहास की ज़रूरत यही है कि जीवन को चलाने के लिए अपरिहार्य है इतिहास के बारे में जानना। इतिहास, हालांकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत ऐसे, जैसे चरक संहिता हो गई, पतंजलि का हो गया, महर्षि पतंजलि का जो योग उन्होंने योग दर्शन उन्होंने दिया, आज भी उनका जो योग है वो पूरी दुनिया को हेल्प कर रहा है, पूरी दुनिया का इलाज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इतिहास में हम झांक कर देखें तो हमको कुछ उसमें से उपयोगी ना मिले, बल्कि इतिहास का हर एक पन्ना हर किसी के लिए उपयोगी होता है। समाज की दृष्टि से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें, संस्कृति की दृष्टि से देखें, कला की दृष्टि से देखें, या फिर हम चिकित्सा की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो बहुत सारी ऐसी बातें हमको मिल जाती हैं इतिहास में जो हमारी मदद करती हैं। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन जरूरी हो जाता है। कोई समस्या है, उसका समाधान तत्काल समय में, उस समय इतिहास में कैसे किया था लोगों ने, तब के मानवों ने, वो उस सीख से और उससे क्या लाभ हुआ था, क्या उसमें कमियां रह गई थी, उसकी क्या भरपाई की जा सकती थी, उसको देख करके वर्तमान समय को हम उस अनुसार ढाल सकते हैं। तो न सिर्फ इतिहास हमें चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में हमारी मदद करता है अपने प्रश्नों को, अपने सवालों को, अपनी दुविधाओं को खोजने में, बल्कि जो मानसिक दुविधाएं हैं, जो व्यक्तिगत दुविधाएं हैं, उनके भी प्रश्न वो सॉल्व करता है। उनके भी कहीं न कहीं आपकी जो दुविधाएं हैं उनकी भी वो परिपूर्ति करता है, आपको रास्ता दिखाता है। इतिहास का अध्ययन व्यापकता में आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़रूरी है, मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, मानव इतिहास के लिए बहुत ज़रूरी है, इतिहास निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। ये केवल इतिहास नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि भूत में मत रहो, वर्तमान की सोचो, भविष्य के लिए सोचो, भूत को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर वो बात लागू नहीं होती है। अर्थात इतिहास को बिना पढ़े हम वर्तमान को सजग और सुरक्षित तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हमको पता है कि कई ऐसी गलतियाँ हुई कई समाजों में इतिहास में, जिसकी वजह से वो समाज पूरा नष्ट हो गया, जिसकी वजह से वो सभ्यता पूरी नष्ट हो गई, जिसकी वजह से इन्वेडर्स आए, उन्होंने तमाम जो है यहाँ पर लूटपाट की, लोगों को मारा, हत्याएं की, लूटा। तो क्या वो गलतियाँ रह गईं जो आज हम नहीं कर सकते हैं? राजनीतिक क्या उस समय कमियां थीं, एकता की कमी थी, या फिर कोई राजनीतिक सिस्टम ही नहीं था? आज जो लोकतंत्र है हमारे देश में, संसद है, हमारे पास सेना है जो पूरे देश की सुरक्षा कर सकती है, तब ये सब नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमने इतिहास से ही सीखा होगा कि क्या गलतियां रह गई, तभी उसमें सुधार किया। तो इतिहास सुधार का भी एक नाम है, इसलिए इतिहास का अध्ययन हमेशा प्रासंगिक है, हर युग में प्रासंगिक रहेगा। इतिहास का वर्णन भारतीय ग्रंथों में अगर देखें तो सबसे पहले अथर्ववेद में इसका प्रयोग किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में इतिहास का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। अगर पूछेगा तो ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले इतिहास का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। भारत के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो इसको पहले जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, यिनतु, अभी स्क्रीन आधी दिख रही होगी आप लोगों को, अब आई थिंक दिखाई पड़ रहा होगा। तो जम्बूद्वीप, क्योंकि यहाँ पर जम्बू नामक फल, जामुन जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है।
अक्सर आप मंत्रों में भी सुनते होंगे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो जम्बू द्वीप इंडिया, हिंदुस्तान, यिंतु, भारतवर्ष, इन सब नामों से, या भारत, इन सब नामों से जानते हैं भारत को। इन सब नामों से, इन सभी नामों के पीछे कुछ न कुछ कहानी रही है। इन सभी नामों, ऐसे ही नहीं नाम पड़ गया। जम्बू द्वीप, जैसे यहाँ पर जामुन के पेड़ पाए जाते थे, तो लोगों ने देखा कि हाँ भाई जामुन का पेड़ यहाँ पाया जाता है, इसलिए जम्बू द्वीप है। एक अलग तरह का यहाँ पर फल पाया जाता है, उस फल के नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हो गया। इंडिया, विदेशियों ने सबसे पहले इंडस, किसको कहा इंडस? इन्होंने कपास को कहा, क्योंकि कपास की खेती पूरे विश्व में सबसे पहले भारत में होती थी, वो भी सिंधु के किनारे। तो सिंधु से सिंडन और सिंडन से इंडन, इंडिया इसी से नाम पड़ गया भारत का। इसी तरह सिंधु के किनारे रहने के कारण यहाँ के लोगों को सिंधु, फिर उसके बाद हिंदू कहा जाने लगा, और हिंदू के रहने का स्थान अर्थात हिंदुस्तान भारत को कहा जाने लगा। यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि सिंधु से हिंदू बना है, ध्यान रखिएगा। और यिंतु, चीनियों ने क्या कहा? यिंतु कहा। ह्वेनसांग ने सबसे पहले यिंतु शब्द का प्रयोग किया भारत के लिए। और भारतवर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ये भरतों की भूमि है, यहाँ भरत नाम के कई प्रतापी राजाओं की कहानियाँ मिलती हैं, इसलिए यहाँ का नाम भारतवर्ष, भरत के नाम पे। इसमें एक राजा भरत भगवान राम के भाई थे, उनके नाम पे भी। वो प्रतापी राजा के साथ साथ धर्म परायण थे बहुत ज़्यादा, उनके त्याग के लिए उनको जाना जाता है। एक आर्य भरत थे जो बहुत प्रतापी थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनके नाम पे भी भारतवर्ष। एक जैन धर्म के जो तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत थे, वो भी बहुत महान थे, उनके नाम पे भी भारतवर्ष इसको कहा जाता है। तो कई किंवदंतियाँ हैं, सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन अंततः भारतवर्ष नाम भारत के नाम पर पड़ा है, अर्थात भरतों का देश इसको कहा जाता है। कई भरत इसमें हुए हैं, ये कहना सबसे ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः धनुषाकार त्रिकोणीय था। ऐसा कई साहित्यों में मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः धनुषाकार। आज भी आप देखेंगे मानचित्र, भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे उपमहाद्वीप का, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि को लेते हुए देखेंगे तो आपको धनुषाकार ये दिखाई देगा पूरा जो उपमहाद्वीप है। वृहत संहिता में ये देखिए प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वृहत संहिता जो वराहमिहिर की है, उसमें भारत को कूर्म की आकृति का, कूर्माकार बताया गया है। कूर्म मतलब कच्छप या कछुआ होता है, तो कूर्माकार बताया गया है वृहत संहिता में, जिसे वराहमिहिर ने लिखा है। पुराणों में इसको धनुषाकार बताया गया है, धनुष की आकृति का बताया गया है भारत को। दीघ निकाय में इसको छकड़े की भांति बताया गया है। छकड़ा मतलब आजकल आप लोग नहीं देखते होंगे, पहले के लोग जानते हैं इसको। बैल के पीछे वो एक गाड़ी लगी रहती थी जिसको छकड़ा कहा जाता है, तो छकड़े की भांति वो भी लगभग कछुआ, आप देखें कछुए की तरह वो भी दिखाई पड़ता है, छकड़ा भी। महाभारत में संबाव त्रिभुज की भांति इसको बताया गया है भारत की आकृति। ये भारत की आकृतियाँ हैं, आप देख लीजिएगा, प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि परिचय से भी प्रश्न आते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। भुवन कोश अध्याय का संबंध किससे है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो भुवन कोश अध्याय ये पुराणों में मिलता है, तो भुवन कोश अध्याय का संबंध पुराणों से तो है, लेकिन इसमें दिया क्या गया है, तो भारत के भूगोल का वर्णन भुवन कोश अध्याय में मिलता है, जिसका संबंध पुराणों से है, ठीक है। भारतवर्ष को पहले अजनाब भी कहा जाता था और हैमत वर्ष, इन दोनों नामों से संबोधित किया जाता था। भारतवर्ष के पहले भारत को अजनाब या हैमत वर्ष भी कहा जाता था, जहाँ पर हिमालय पाया जाता है। विविधताओं व अनोखी सभ्यता की स्थली होने के कारण स्मिथ महोदय ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है। तो पूछेगा कि किसने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है? स्मिथ महोदय ने भारत को विविधताओं और अनोखी सभ्यता की स्थली होने के कारण इसे एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहा है। भारतवर्ष नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया, भरतों का देश होने के कारण।
यहाँ भरत नाम के कई प्रतापी राजा या व्यक्ति हुए हैं, उनका वर्णन मिलता है विभिन्न साहित्यों में। जैसे आर्य एक राजा थे, अर्थात जो भगवान राम के भाई थे। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र वो भी भरत थे, जिन्होंने बचपन में शेर के दांत गिने थे, आपको कहानी मालूम होगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत आदि कई भरतों का वर्णन मिलता है। और जो इन भरतों का वर्णन करता है अपने साहित्यों में, सभी उन भरतों के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष बताते हैं। भारत को भारतवर्ष का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी माना जाता है। अब ये चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, अक्सर आप सुनते होंगे, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। चक्रवर्ती शब्द का जो व्यापक अर्थ मिलता है, सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि वह राजा जिसका परचम पृथ्वी से लेकर के समुद्र तक, अर्थात भारत भूमि से लेकर के समुद्र तक जिसका शासन हो, अर्थात 1000 योजन तक जो शासन करता हो, जिसकी प्रभुसत्ता हो, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। तो भारत भारतवर्ष के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले यूनानियों ने, और यूनानियों में भी किसने, हेरोडोटस ने, जो कि इतिहास के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने हिस्ट्री बुक लिखी थी, इतिहास के जन्मदाता, इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। इन्होंने 6वीं शताब्दी में इंडिया शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। किसने? हेरोडोटस ने। इसके बाद मेगास्थनीज ने भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में। लेकिन दोनों में अंतर है। हेरोडोटस ने जिस इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने सिंधु के आसपास के जो क्षेत्र थे, बलूचिस्तान का हो गया, भारत के जो क्षेत्र हैं, उनको ही केवल सीमित माना इंडिया के अंतर्गत। लेकिन मेगास्थनीज ने जिस इंडिया का जिक्र किया है, वो संपूर्ण उपमहाद्वीप को इंडिया के अंतर्गत बताते हैं। तो ये दोनों अंतर हैं हेरोडोटस के इंडिया में और मेगास्थनीज के इंडिया शब्दावलियों में। पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन है। कौन कौन से द्वीप हैं? जम्बू द्वीप अर्थात भारत, कुश, शक, पुष्कर, क्रौंच, शालमल और गोमेद, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, भारत में ही यह है। तो ये कुल 7 द्वीपों का वर्णन है, अर्थात पृथ्वी पर ये कुल 7 द्वीप हैं। पुराणों में इनका वर्णन है जम्बू, कुश, शक, पुष्कर, क्रौंच, शालमल और गोमेद। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है इसको। अशोक के अभिलेखों में भी भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों में मिलता है, कई अभिलेखों में उसके जम्बू द्वीप, भारत खंड, ये शब्द का प्रयोग मिल जाता है। चीनियों ने भारत को यंतु कहा था। चीनियों में चांकियान ने भारत को शेंदु कहा था। वहीं बाद में हेनसांग ने इसे यंतु कहा और यंतु शब्द ही काफ़ी प्रचलित रहा चीन में। आज भी चीन में कहीं कहीं आपको यंतु शब्द मिल जाएगा भारत के लिए। जो लोग चीन में रहते हैं या रह कर आए हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, वहाँ भारत को यंतु बोलते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से। कलिंग राजा था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ मिलता है? भुवनेश्वर में, उदयगिरी, खंडगिरी गुफाओं में। तो सबसे पहले इसी अभिलेख में प्राकृत भाषा में भरतवश, जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष, इसका वर्णन मिलता है सबसे पहले। ठीक है, प्राकृत भाषा में। मेसोपोटामिया के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने कपास के सिंधु नदी क्षेत्र में होने के कारण, और कपास को मैंने बताया कि विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन भारत में हुआ, भारत क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में। ये क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने उसे सिधु कहा। क्या कहा? सिधु, जिसे यूनानियों में सिंडन कहा गया। यूनानियों ने इसे क्या कहा? सिंडन कहा, जिससे धीरे धीरे यहाँ के लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। तो हिंदू और कोई नहीं, जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, उनको ही हिंदू कहा जाने लगा था। बाद में जब इंडिया शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा, तो ये हिंदू शब्द भी व्यापक हो गया। हिंदुइस्ट शब्द भी अक्सर आप सुनते होंगे, हिंदुत्व जिसको कहते हैं।
इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, ये प्रश्न आ चुका है। तो राजा राम मोहन राय ने किया है, सबसे पहले हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले 200 दे ये प्रश्न अभी हाल ही में किसी परीक्षा में आया था, पीसीएस के ही अर्थात यूपी पीएससी के ही किसी एग्ज़ाम में आया था, शायद पीसीएस जे का एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि किस अभिलेख में सबसे पहले देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। तो नक्शे रुस्तम अभिलेख, जिसका संबंध ईरानी शासक शाहपुर प्रथम से है। नक्शे रुस्तम अभिलेख में देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है सबसे पहले। ये 262 ईस्वी का अभिलेख है। किसका है? ईरानी शासक शाहपुर प्रथम का है। लाइव होता तो मज़ा आता। फिलहाल टेक्निकल असिस्टेंट हम ले करके कल लाइव आने का पूरा प्रयास करेंगे। आज था लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो सका। अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा है, इसामी ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। ठीक है, इसामी ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। कथन पूछा गया है कि मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहने, खुद फिरदौस भी इस बगिया से रश्क करे या ईर्ष्या करे। रश्क मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करे, मतलब इतना सुंदर है हिंदुस्तान। इसके बारे में किसने कहा है? इसामी ने कहा है। तो इसामी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो ने हिंद कहा है भारत को। इसके बाद आर्य आगमन के बाद भारत को सप्त सैंधव कहा जाने लगा था। इन्होंने सप्त सैंधव कह के पुकारा। आर्यों का प्राथमिक निवास स्थान इसे माना जाता है। ये सप्त सैंधव दरअसल 7 नदियों के समूह को कहा जाता है। ये 7 नदियां जो हैं, सरस्वती, शतुद्री जिसको आज सतलज बोलते हैं, विपाशा जिसको आज ब्यास बोलते हैं, परुष्णी जिसको आज रावी बोलते हैं, अस्किनी जिसको आप चेनाब बोलते हैं, चिनाब नदी बोलते हैं आज, वितस्ता जिसको आज झेलम कहा जाता है, और सिंधु नदी। इन 7 को सप्त सैंधव कहा जाता है। इन क्षेत्रों में सबसे पहले आर्य, दरअसल जो प्रचलित धारणा है, ऐसा माना जाता है कि आर्य चूँकि पशुपालक थे तो पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में निकले थे। इनको यहाँ पर जो इन नदियों, जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त भूमि मिली जहाँ पे पशुओं को चारा मिल सकता था। धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगे। इस क्षेत्र को सप्त सैंधव नाम से जाना गया। यही आर्यों का प्राथमिक निवास स्थान था। बाद में गंगा यमुना दुआब में, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पर इनका आगमन हुआ, यहाँ पे इनका निवास हुआ। धीरे धीरे पूरे भारत में इन्होंने, बाद में दक्षिण का भी आर्यीकरण हो गया था। तो इस तरीके से फैलाव इनका धीरे धीरे हुआ था। तो सप्त सैंधव क्षेत्र जो था आर्यों का प्राथमिक निवास स्थान था। यहीं पर ऋग्वेद के वंशमंडल की रचना हुई थी। ठीक है, सप्त सैंधव क्षेत्र में ही। बाद में हम पढ़ेंगे वंशमंडल क्या है, ऋग्वेद क्या है। ये मैं केवल परिचय खंड आपको बता रहा हूँ। भारत के बारे में आप थोड़ा सा जानिए, ताकि यहाँ से भी जो प्रश्न आते हैं एक दो, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, इस बात का ध्यान रखते हुए ये वीडियोज़ आएंगे। ठीक, साथ साथ पर्यावरण का भी डेली कल से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोपहर में कोई टाइम उसका फिक्स कर देंगे, तो 2 सेगमेंट आपके डेली अभी चलेंगे। साथ में हिंदी भी 2 दिन रखेंगे। शुक्रवार शनिवार को हिंदी करेंगे, 4 दिन जीएस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से ये फॉलो करेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। मध्य देश, उत्तरापथ, प्राच्य या जो पश्चिमी क्षेत्र है, प्राच्य अर्थात जो पूर्वी क्षेत्र है, और दक्षिणापथ अर्थात जो दक्षिण का प्रदेश है। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद की एक शाखा है, शाकल जिसको बोलते हैं, उसी का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। कल डिस्कस करेंगे, जब हम स्रोत पढ़ेंगे तो हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैदिक सभ्यता जब आएगी हड़प्पा के बाद, तो थोड़ा सा डीपली चलेंगे, थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन पूरा आपको आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को, नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा रोचक बनाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। बाकी आपको जो फैक्ट वाला दे रखा है उसको आप तैयार करते चलिए, वही आपके एग्ज़ाम को साध देगा। ये तो
आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो समुद्र है पूरा, लेकिन इस समुद्र से मोती भी निकाल कर आपको ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ, ताकि समुद्र में आप गोते भी लगाइए और मोती भी आपको प्राप्त रहे, आपके हाथ में रहे। ऐसा ना हो कि समुद्र में आप बह जाइए। ऐसा समुद्र सही नहीं होता है ना। जहाँ जिस समुद्र में डुबकी लगाते ही मोती मिल जाए, ऐसा समुद्र सही होता है। तो ऐसा समुद्र हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मध्य देश, उत्तरापथ, प्राच्य, प्राच्य और दक्षिणापथ ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न आ चुका है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो ऋषि अगस्त ने किया था दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता को फैलाने का काम। मनुस्मृति में भारत के भूगोल के 4 रूप बताए गए हैं। किसमें? मनुस्मृति में। ये भी प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ये आया है कि कौन बड़े से छोटे में लगाना था? तो ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यावर्त, ये 4 भूगोल के रूप बताए हैं भारत के मनुस्मृति में। इनमें ब्रह्मावर्त सरस्वती और द्वशाद्वती की नदियों के मध्य था स्थित। यह ब्रह्मर्षि देश से छोटा था। ब्रह्मर्षि देश ब्रह्मावर्त से बड़ा था, जिसमें गंगा यमुना के दोआब आते थे, उपजाऊ क्षेत्र आते थे। इसके बाद मध्य देश आता था, और मध्य देश से भी बड़ा था, सबसे जो बड़ा था जो प्रदेश था वो आर्यावर्त था। तो ये 4 भूगोल के रूप हैं मनुस्मृति के अनुसार भारत के, छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे छोटा ब्रह्मावर्त, सबसे बड़ा आर्यावर्त। मत्स्य पुराण में भारतवर्ष को 9 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मत्स्य पुराण में? 9 भागों में। और उसमें 9वें भाग को ही भारत कहा गया है, जिसे राजशेखर ने कुमारी द्वीप कहा है। तो कुमारी द्वीप किसका संबंध किससे है? भारत से है, ध्यान रखिएगा। यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत को पैरोपनिसस कहा है। किसने? यूनानियों ने। जो हिंदू कुश पर्वत है उसको पैरोपनिसस या फिर भारतीय काकेशस कहा है। किसने कहा है? यूनानियों ने। चीनियों ने हिमालय को क्या कहा है? सुंगलिन। अभी भी सुंगलिन का प्रयोग होता है वहाँ पे हिमालय के लिए। किसने? चीनियों ने। किसके लिए? हिमालय के लिए। मनु के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये धर्म के प्रथम व्यवस्थापक माने जाते हैं। मनुस्मृति की, जो कि धर्म पर एक व्यवस्था ग्रंथ है या फिर कानून पर प्रथम किताब भी उसको कहा जाता है। तमाम टीका, तमाम उस पर बाद में लिखी गई। तमाम लोग उसका, कुछ लोग संकुचित अर्थों में उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। कुछ बातें उसमें विवादित भी हैं, कुछ बातें बहुत काम की भी हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें विवादित हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आज भी लोग फॉलो करते हैं उसमें, तो उसका अध्ययन करके ही जाना जा सकता है। तो धर्म का प्रथम व्यवस्थापक, हालांकि हम लोगों ने, किसी ने मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, न तो उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो ज़्यादा प्रचलित हैं मनुस्मृति से अधिक। मनुस्मृति बहुत कम लोगों के पास मिलती है। उन्हीं से पूछा जा सकता है कि क्या है उसमें, जिन बातों की आलोचनाएं होती हैं। कभी मेरे पास समय रहेगा ज़रूर पढ़ूंगा, और आप सभी को आप मनुस्मृति संबंधी जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर दूंगा, जितने भी हो सकेंगे। तो धर्म का प्रथम व्यवस्थापक माना जाता है मनु को। पुराणों में सभी वंशों का आरंभ मनु से ही होता है। जितने वंश हैं, जितनी वंशावलियाँ हैं, सबका आरंभ, जो पहला व्यक्ति है हर वंश का, वो मनु ही है। इसका क्या मतलब है? सभी वंशों का आरंभ मनु से होता है, अर्थात कई वंश हैं तो कई मनु भी हैं, और हर वंश का जो प्रारंभिक व्यक्ति है वो मनु ही है। ठीक है, अर्थात प्रथम व्यक्ति हैं वो मनु। मनुओं की इस तरह से कुल संख्या जो मिलती है वो 14 मिलती है। 14 मनु होते हैं। पहले मनु स्वयंभू या स्वयंभू मनु हैं, जिनको ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा कहते हैं कि 2 भागों में बट गए, और जो एक भाग था ब्रह्मा के शरीर का वो मनु हुए, दूसरा भाग शत्रुपा हुई। तो अर्धनारीश्वर, और ये जो किंवदंती है वो भी नारी महिमा का बखान करती है कि जो सृष्टि है उसका एक भाग पुरुष है, एक भाग नारी है। तो प्रथम मनु जो थे स्वयंभू मनु हैं, जिनको ब्रह्मा का पुत्र भी कहा जाता है, जिनको ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, और पृथ्वी का प्रथम सम्राट भी माना गया है।
सातवें मनु ऋषि वैवस्वत हैं। कौन है? ऋषि वैवस्वत। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो विष्णु पुराण पहले आता था धारावाहिक, तो उसमें एक घटना जल प्लावन की आप देखते हो कि पूरा प्रलय आ जाता है, जल प्रलय आ जाता है। ठीक, उसमें एक मत्स्य अवतार भगवान विष्णु लेते हैं, नारायण का मत्स्य अवतार होता है उसी दौरान। तो उस घटना के समय जो मनु थे वो ऋषि वैवस्वत थे, और वर्तमान समय में वही मनु चल रहे हैं, अर्थात अब जो आएंगे अगले वो 8वें मनु होंगे। जो 7वें मनु हैं ऋषि वैवस्वत हैं, जो वर्तमान मनु भी हैं, अब आने वाले जो मनु हैं वो 8वें होंगे। तो ऋषि वैवस्वत जो 7वें मनु हैं, इन्हीं के समय जल प्लावन की घटना होती है, जल प्रलय की घटना होती है। मनु ने ही सबसे पहले यज्ञ का आयोजन करवाया। किसने सबसे पहले यज्ञ का आयोजन करवाया? मनु ने। सूर्यवंश और चंद्रवंश जो दो राजवंश हैं प्रमुख, सबसे पुराने, इनका आरंभ मनु से ही माना जाता है। मनु से ही इन दोनों वंशों का आरंभ हुआ। इन दोनों वंशों के बारे में बात जान लेते हैं। सूर्यवंश में आपके राजा दशरथ और भगवान श्री राम भी आते हैं। राजधानी सूर्यवंश की अयोध्या को माना जाता है। सबसे प्राचीन वंशावली जो सूर्यवंश राजवंशियों की पाई जाती है वो वायु पुराण में मिलती है, जिसमें प्रमुख मानधाता हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा सगर, रघु, प्रसेनजीत आदि राजाओं का वर्णन मिलता है। संस्थापक कौन था? मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु सूर्यवंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। नोट करने वाली बात है कि ऐतिहासिक काल में दक्षिण भारत में भी कृष्णा नदी क्षेत्र या कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु राजवंश की स्थापना हुई थी, और वो स्थापना किसने की थी? श्री शांतमूल ने की थी। ये दक्षिण भारत वाला इक्ष्वाकु राजवंश था जो अपना संबंध इसी सूर्यवंश से या अयोध्या से जोड़ते हैं। इसके अलावा कौन? कल्याणी के चालुक्य वंशी जो राजवंशी हैं वो भी अपने अभिलेखों में स्वयं को अयोध्या का मूल निवासी और सूर्यवंशी बताते हैं। कौन? कल्याणी के जो चालुक्य वंशी शासक थे, उन्होंने अभिलेखों में स्वयं को अयोध्या का मूल निवासी बताया है और अपने आप को सूर्यवंशी बताया है। चंद्रवंश की बात करें तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान समय में जो झूसी, जहां हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, प्रयागराज में स्थित है। वर्तमान में इसको झूसी के नाम से जानते हैं। इसी को प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था। अर्थात आपने एक गोवर्धन दास की कहानी सुनी होगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, वो इसी प्रतिष्ठानपुर की बात उस कहानी में होती है। तो इस यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, राजधानी इसकी प्रतिष्ठानपुर थी। संस्थापक इसके पुरुरवा को माना जाता है। मनु की पुत्री इला थी, इनका नाम इला था। उन्हीं से इस वंश का प्रारंभ माना जाता है चंद्रवंश का। संस्थापक कौन थे? पुरुरवा थे, अर्थात प्रथम शासक इसके पुरुरवा थे। मनु की पुत्री इला के नाम से ही इस स्थान को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जाना जाता था अब तक। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि दीने इलाही धर्म जो राजा अकबर का दीने इलाही धर्म था, उस नाम से, चूँकि इलाहाबाद में उसका किला भी है, इलाहाबाद में उसने काफ़ी समय बिताया भी, काफ़ी रुचि भी रखता था, इसलिए दीने इलाही धर्म के नाम से लेकर इसे इलाहाबाद जाना जाने लगा, इलाहाबाद के नाम से। ऐसी भी कुछ किंवदंतियाँ हैं, लेकिन मनु की पुत्री का भी नाम इला था और उनसे भी इस वंश का प्रारंभ हुआ था। यहाँ से संबंधित थी, इसलिए इलाहाबाद को इला के नाम से भी जाना जाता है, संबंधित उससे किया जाता है। यही कारण है जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका अकबर से कोई मतलब ही नहीं है, ये मनु की पुत्री इला से संबंधित नाम है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इतिहास से संबंधित कोई भी घटना, उसके लोग अनुमान लगाते हैं अक्सर, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ ही होगा। विभिन्न किताबों में विभिन्न घटनाओं को लेकर विवाद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
आपको उन सब को सम्मिलित रूप से पढ़ना है। वहाँ से विवादित प्रश्न आने नहीं रहते हैं, अगर आने भी रहते हैं तो ये पूछ लेता है कि संदर्भ क्या है, उसका स्रोत क्या है। जैसे कि लोकमान्य तिलक ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है, तो ये पूछ लेगा। या मिलान करने के लिए आ जाएगा, किसने कहाँ का बताया है। ऐसा नहीं करेगा कि प्रश्न पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देगा और चारों विवादित देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो आपको इतिहास को इसी दृष्टिकोण से पढ़ना है, परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करनी है। आपको किसी विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ लिखा है उसी को उसी अनुसार प्रश्नानुसार जो जिस तरह से प्रश्न आएगा, जिस तरह से उत्तर आएगा, उसी अनुसार आपको हल कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम भारतीय इतिहास के स्रोत शुरू करेंगे, उसको गहराई से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।